Hello everybody. So I gave NEET 2025 and I got 330 marks out of 360 in NEET biology, and अगर कुछ silly mistakes वगैरह ना होते तो 345 350 I could have got. I have decided that I will be posting videos class 11th के और class 12th के biology के one by one explaining NCERT line by line, because मेरे को first hand experience मिल गया है कि NEET biology is all about NCERT. I think there's a lot of chaos everywhere कि क्या करना है क्या नहीं, but because I have faced it, I can tell you that NCERT is the key to NEET biology. NEET 2025 में they say that questions came out of NCERT. Not a single question was out of NCERT. It was everything was based on NCERT. ज़्यादा से ज़्यादा गया तो NCERT के exercises पे चला गया कि exercises जो attempt करने होते हैं उनमें से एक question आया था, the twins one. तो even though people are saying कि NEET 2025 में out of NCERT था, nothing was out of NCERT actually. And मेरी जो सारी preparation मैंने की, that was NCERT and NCERT based notes for biology. This was what I did completely, and 330 marks I secured on the basis of that only. अगर कुछ silly mistakes avoid करती थी तो उससे भी ज़्यादा आ सकते. Basically what I'm trying to say कि सारे जो एस्पिरेंट्स हैं बायोलॉजी के लिए उनका फोकस जो है वो NCERT होना चाहिए. बट NCERT पढ़ने का एक तरीका होता है. देयर इज अ मेथड टू स्टडी NCERT क्योंकि काफ़ी चीज़ें घुमा फिरा के लिखी होती है. सो आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस टीचिंग NCERT की बायोलॉजी लाइन बाय लाइन जिस तरीके से मैंने पढ़ी. इन एडिशन टू दैट जहाँ मेरे गैप्स रह गए, जहाँ पे मैंने गलतियाँ कर दी, उसको भी आई विल कवर, ताकि जो ये वीडियोस देखे उसकी प्रिपरेशन कम्प्लीटली स्ट्रेंथन हो जाए. एंड आई फील लाइक देयर इज़ अ वे. अब ये नहीं कि NCERT बोला कि NCERT बेस पढ़ना है तो NCERT पढ़ रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी पढ़े जा रहे हो. नहीं, NCERT पढ़ रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ, ट्राई टू मेक सेंस ऑफ व्हाटएवर इज रिटन. अगर नहीं समझ आ रहा देन यू कैन रेफर टू योर कोचिंग टीचर के नोट्स और यूट्यूब टीचर्स. देयर इज अ वे. बट इन सारे तरीकों को साथ में लेके अपना बेस जो है, जो कि NCERT है, उसको नहीं भूलना बायोलॉजी के लिए. यू हैव टू डू NCERT लाइन बाय लाइन. देयर इज अ मेथड इन विच यू शुड रीड NCERT दैट आई विल बी शोइंग टू यू. जो भी मैंने अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर्स से जहाँ मेरे को डाउट्स थे वहाँ जो मैं सीख पाई, आई ट्राई टू इनकलकेट दैट ऑल्सो. सो आई बी प्रोवाइडिंग explanations based on my experience and my mistakes too. So anybody can watch this. Anybody who is in 11th 12th या dropper, अगर आप start कर रहे हो या revision के लिए भी यूज़ कर रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर कि ये explanations आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा strengthen करेंगी. Right now I'll be starting with biological classification, that is chapter 2 of class 11th biology. Chapter 1 is living world जो कि काफ़ी basic है. So I'm starting with chapter 2, that is biological classification. Biological classification मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई करना है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, किन कैटेगरीज में वो डिवाइड होते हैं, कुछ के सब कैटेगरीज भी देखेंगे. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter, clothing. जब से civilization शुरू हुआ है, तब से बहुत सारे attempt किए गए हैं living organisms को classify करने के लिए. लेकिन scientific attempts जो है वो हमेशा से नहीं हुए. पहले जो classification होते थे, वो साइंस के बेसिस पे नहीं होते थे, बट इस बेसिस पे होते थे कि हमारा पर्सनल जो इंस्टिंक्टिव यूज़ है किसी ऑर्गेनिज्म का वो क्या है. कुछ ऑर्गेनिजम्स क्लोथिंग प्रोवाइड करते थे, कुछ ऑर्गेनिजम्स फूड प्रोवाइड करते थे. तो उस बेसिस पे पहले के ह्यूमंस जो थे वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे. जो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो किया था एरिस्टोटल ने. तो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन का एक साइंटिफिक बेसिस यूज किया
उसने प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया और एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। प्लांट्स की जो उसकी क्लासिफिकेशन थी वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे थी कि किसी प्लांट की हाइट कितनी जा सकती है, क्या शेप हो सकती है। तो उन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे एरिस्टोटल ने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में क्लासिफाई कर दिया। और एनिमल्स को ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स व्हिच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट। जिनका ब्लड रेड निकलता था उनको एक कैटेगरी में रख दिया और जिनका ब्लड रेड नहीं था उनको दूसरी कैटेगरी में एरिस्टोटल ने रख दिया. So he was the first person to attempt a scientific basis of classification. In Linnaeus' time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. लीनियस के टाइम में एक टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था और वो दो किंगडम्स थे, प्लांट्स और एनिमल्स. सिर्फ दो ही किंगडम्स उसने रखे और जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसने उनको इन्हीं दो किंगडम्स में बांट दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. ये जो लीनियस का सिस्टम था, दो किंगडम सिस्टम, वो जो है ना यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस करता था, ना यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, ना फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में. मतलब कि जो लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को साथ में रख दिया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को साथ में रख दिया था, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को साथ में रख दिया था. और ये कैरेक्टर्स बहुत ही मेन कैरेक्टर्स होते हैं. तो दो ऑर्गेनिजम्स के जब मेन कैरेक्टर्स ही अलग है फिर भी वो सेम किंगडम में प्लेस्ड है, सो वैसा क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो थोड़े टाइम तक लीनियस का टू किंगडम सिस्टम यूज हुआ था, फिर वो डिस्कार्ड कर दिया गया था. Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. क्या क्या प्रॉब्लम्स थी लीनियस के क्लासिफिकेशन से, जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन वो लाया था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी. ये इजी तो था कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में बांट दें, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड भी था, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो ना प्लांट्स में आ रहे थे ना एनिमल्स में आ रहे थे. सो दिस वाज अ प्रॉब्लम. और फिर अगेन यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को साथ में रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ में रख दिया, जो कि मेन कैरेक्टर्स होते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज हुआ, बट उसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया. इसके अलावा क्या प्रॉब्लम थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन से, कि लीनियस ने जो है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यूज की थी, सिर्फ बेसिक मॉर्फोलॉजी जो थी एनिमल्स की उसके बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर दिया था. बट साइंटिस्ट ये मानने लगे थे कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी के अलावा बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए. जैसे किसी सेल का स्ट्रक्चर क्या है, किसी सेल की जो सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, रिप्रोडक्शन के क्या मेथड्स हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या हैं. तो इन सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत साइंटिस्ट को दिखाई दी, क्योंकि उन्हें लगा कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है दैट इज़ वेरी बेसिक और inefficient. Classification systems for the living organisms have hence undergone several changes over time. Though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems, the understanding of what groups or organisms be included under those kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over time. So ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये एक कॉन्टिन्यूस चेंज में रहा है. पहले कुछ आया फिर कुछ, पहले नॉन साइंटिफिक था फिर साइंटिफिक हुआ, साइंटिफिक में भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपना सिस्टम रखा. ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट हैज बीन एवर चेंजिंग. लेकिन एक चीज जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में कॉमन रही है वो ये है कि प्लांट और एनिमल किंगडम तो होते ही है, चाहे उनके अंडर जो ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग हो डिफरेंट सिस्टम्स में, बट ये जो हेडिंग है कि प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम, they have remained through all classification systems. और क्लासिफिकेशन और किंगडम्स आए हैं या अलग अलग किंगडम से क्या ऑर्गेनिजम्स हैं वो चेंज हुए हैं, बट प्लांट एंड एनिमल किंगडम जो है हर क्लासिफिकेशन सिस्टम में एग्जिस्ट किए हैं. R.H. Whittaker 1969 proposed a five kingdom classification. 1969 में एक साइंटिस्ट थे R.H. Whittaker. द ईयर इज इम्पोर्टेंट, 1969. तो 1969 में उन्होंने एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन निकाला. जो किंगडम्स उन्होंने रखे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई,
प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया। पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये जो है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्डर में है कि मोनेरा सबसे कम कॉम्प्लेक्स होंगे, प्रोटिस्टा उससे थोड़े ज़्यादा, फंजाई उससे थोड़े ज़्यादा, प्लांट उससे थोड़े ज़्यादा, एनिमल सबसे कॉम्प्लेक्स। तो इन 5 किंगडम्स में आर.एच. विटेकर ने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया 1969 में। जो मेन क्राइटेरिया उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया था वो क्या-क्या थे? सेल स्ट्रक्चर, सेल का क्या स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू है या ऑर्गन सिस्टम, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैसे खाना लेते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्टिव मेथड्स क्या है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कि एक ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। जैसे हमारा और मंकीज का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज सिमिलर, सो वी आर फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड। तो इस बेसिस को भी आर.एच. विटेकर ने यूज किया अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। क्या क्या क्राइटेरिया यूज किया उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, सो उसको लर्न करना होगा कि मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने यूज क्या किया। सेल स्ट्रक्चर, सेल का क्या स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है या टिश्यू लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करता है, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं कि which of the following was not used by R.S. Whittaker in his classification, तो उसके लिए ये याद होना चाहिए। Table 2.1 gives a comparative account of different characteristics of 5 kingdoms. Table 2.1 है ये 5 kingdoms के जो basic characteristics है वो हमें बताता है। पहला अगर हम देखें सेल का टाइप एज इन कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिफाइंड नहीं होती, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिफाइंड एंड प्रोकैरियोटिक इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। तो इन पांचों में से सिर्फ एक ही ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है, दैट इज मोनेरा। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये चारों यूकैरियोटिक है। सेल वॉल देखें तो पहली बात तो एनिमल्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एनिमल किंगडम में आ रहा है तो उसमें सेल वॉल नहीं होगा। मोनेरा में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो नॉन सेलुलोजिक होता है, मतलब वो सेलुलोज से नहीं बना होता। सेलुलोज से नहीं बना होता तो किससे बना होता है? पॉलीसैकेराइड्स प्लस अमाइनो एसिड। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, कुछ में नहीं होता। फंजाई में यूजुअली प्रेजेंट होता है और जब प्रेजेंट होता है तो काइटिन का बना होता है। प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है और सेलुलोजिक होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल। एनिमल्स में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन अगर प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। सो मोनेरा इज द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इनमें टिश्यूज नहीं होती। सेल्स एग्रीगेट होके टिश्यूज नहीं बनाते, सिर्फ क्लस्टर्स ऑफ सेल तो नहीं, दोनों यूनिसेलुलर होते तो हमें सिंगल सेल ही देखने को मिलेंगे। फंजाई में मल्टी सेलुलर या यूज टिश्यूज, तो फंजाई में कुछ में जो सेल्स हैं वो टिश्यूज में ऑर्गेनाइज हो सकती है, लेकिन कुछ में सिर्फ सेलुलर एग्रीगेट्स मिलेंगे कि मल्टीपल सेल्स दे आर टुगेदर एंड दे आर नॉट फॉर्मिंग अ डिफाइंड टिश्यू। तो फंजाई में हम या तो मल्टी सेलुलर अरेंजमेंट देख सकते हैं या फिर लूज टिश्यूज भी हमें मिल जाते हैं। प्लांट में डिपेंडिंग ऑन द प्लांट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, बट कुछ प्लांट्स में जो है टिश्यूज साथ आके ऑर्गन भी बना देते हैं, सो इट कैन हैव टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स में टिश्यू लेवल भी हो सकता है, देयर इज अ बेटर वैरायटी एनिमल किंगडम में इन टर्म्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हो सकता है। एनिमल्स जो है कभी भी मल्टी यूनिसेलुलर नहीं होते और उनमें सेलुलर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं होती। मल्टी सेलुलर हो सकती है, लूज टिश्यूज हो सकती है, बट सिंगल सेल जो है एनिमल्स में नहीं देखे जाते। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का जो है ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। मोस्ट बैक्टीरिया जो कि मोनेरा में आते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, बट अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें
तो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, हेटरोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं। अगर मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो वो कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है और फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, हम नहीं, प्लांट्स प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके फूड बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी खाना ऑर्गेनिज्म खुद ही बनाता है, लेकिन वो केमिकल्स का यूज करता है। तो केमिकल्स का यूज करके वो खुद खाना बनाता है। तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। हेटरोट्रॉफिक जो है यूजुअली पैरासिटिक या सैप्रोफिटिक होता है। सैप्रोफिटिक मतलब वो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। पैरासिटिक मतलब कि दे स्टे ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिससे वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। So for Monera, mode of nutrition can be autotrophic or heterotrophic. Usually heterotrophic. Autotrophic में chemosynthetic भी हो सकता है, photosynthetic भी हो सकता है। Heterotrophic में usually saprophytic और parasitic होता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो अगेन इसमें भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें दिखता है। लेकिन जब ऑटोट्रॉफिक होता है तो वो बैक्टीरिया की तरह कीमोसिंथेटिक नहीं होता, वो फोटोसिंथेटिक ही होता है। सो इट डज नॉट हैव कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिर्फ फोटोसिंथेसिस है। तो ये प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। फंजाई जो है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यूजुअली सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। प्लांट्स जो है एवरीबॉडी नोज ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस, ये भी कीमोसिंथेसिस नहीं करते। कीमोसिंथेसिस सिर्फ मोनेरा ग्रुप के ही ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं। एनिमल्स में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। एनिमल्स पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, होलोजोइक भी हो सकते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे हम में ह्यूमंस में कि 5 स्टेप्स होते हैं। पहले हम इंजेस्ट करते हैं, फिर वो इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion। ये 5 स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, जो कि ह्यूमंस में है। तो एनिमल्स में हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मामले में वैरायटी देखने को मिलती है। लेट्स रिव्यू दिस टेबल वंस अगेन क्विकली बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सारे किंगडम्स के मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें बता रहा है। सबसे पहले सेल टाइप। सेल टाइप में सिर्फ मोनेरा अकेला है जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी जो 4 है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, वो यूकैरियोटिक है। अब जो प्रोकैरियोटिक है उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, जो यूकैरियोटिक है उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। तो मोनेरा के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है ऐसे ही नेकेड होता है, वो कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती उसकी। So, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मोनेरा में एब्सेंट। सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा में होता है, प्रोटिस्टा में कुछ में होता है, फंजाई में होता है, प्लांटे में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। मोनेरा में जो होता है वो सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होता है, फंजाई में काइटिन का बना होता है और प्लांट्स में सेलुलोज का बना होता है। मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स और अमाइनो एसिड का मिक्सचर होता है, जो उसका मटेरियल है सेल वॉल का मोनेरा का। प्रोटिस्टा का कुछ में होता है, फंजाई में होता है काइटिनस, प्लांट्स में सेलुलोजिक, एनिमल्स में एब्सेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं हमेशा, तो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर सेलुलर। फंजाई आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, बट एक्सेप्शंस है लाइक यीस्ट, वो यूनिसेलुलर है। तो यूजुअली मल्टीसेलुलर है, तो यूजुअली उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टीसेलुलर, एग्रीगेट्स और लूज टिश्यू। प्लांट्स में टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है। एनिमल्स में टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक होगा तो कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों हो सकता है। हेटरोट्रॉफिक होगा तो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होता है यूजुअली। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है, बट उसमें कीमोसिंथेटिक मोड नहीं है। फंजाई में हेटरोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक में भी यूजुअली सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेसिस सिर्फ मोनेरा ग्रुप के मेंबर्स कर सकते हैं। और एनिमल्स में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें काफी ज्यादा वैरायटी होती है कि होलोजोइक हो या सैप्रोफिटिक हो या पैरासिटिक हो। दिस वाज इट अबाउट द टेबल। The three domain system has also been proposed that divides Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms
in the third domain and thereby a sixth kingdom classification. We will learn about this system in detail in higher classes. कुछ साइंटिस्ट ने जो है एक नया सिस्टम भी बनाया हुआ है, बट यूजुअली जो सबसे ज़्यादा फॉलोड सिस्टम है अभी की डेट में दैट इज़ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने एक 3 डोमेन सिस्टम जिसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर 3 डोमेन सिस्टम, कुछ साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया है। वो जो है किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर सकता है, यूबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया। जैसे 5 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स है। तो 3 डोमेन सिस्टम ने क्या किया है, मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया है, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, ये 2 डोमेन्स हो गए। और तीसरे डोमेन में प्रोटिस्टा भी आ गए, फंजाई भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए। तो डोमेन्स 3 हो गए लेकिन किंगडम्स 6 हो गए बिकॉज हमने मोनेरा को आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, and the angiosperms under plants. The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cell. This placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria, with other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones. For example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their walls composition. The fungi had chitin in their walls, while the green plants had a cellulosic cell wall. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या नीड पड़ी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। लीनियस ने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स और एनिमल्स का, वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था और एक मेन कैरेक्टर जो लीनियस ने यूज किया था वो था सेल वॉल। अगर सेल वॉल प्रेजेंट थी तो उस ऑर्गेनिज्म को उसने प्लांट्स में रख दिया था, अगर सेल वॉल एब्सेंट थी तो उसने एनिमल्स में रख दिया था। तो क्या मुश्किल आई कि हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाना पड़ा। पहले तो जो पहले वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम से वो जो है वो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को प्लांट्स के अंदर उन्होंने रख दिया था जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ देम हैड सेल वॉल। लेकिन ये सारे ऑर्गेनिजम्स काफी ज्यादा अलग है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मोनेरा में आते हैं, प्रोकैरियोटिक है। जो बेसिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी इनमें नहीं है। तो ये बाकी फंजाई, मॉसेस, स्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स से काफी अलग है। इनफैक्ट फंजाई भी बाकी जो जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स है उनसे काफी अलग है क्योंकि उसकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन अलग होती है। The character that unified this whole kingdom was that all organisms had a cell wall in their cells. This placed together groups which widely differed with other characteristics. सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दे दी थी, इस वजह से जो बाकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि एक सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इन सबको नेग्लेक्ट कर दिया था, जबकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो आज की डेट में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आते हैं मोनेरा में। ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बाकी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ प्लेस कर दिया था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी साथ में ग्रुप कर दिया था। जैसे कि प्लांट्स में आते थे एल्गी, और एल्गी के अंडर क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को साथ में प्लेस कर दिया था। क्लेमाइडोमोनास इज यूनिसेलुलर, स्पाइरोगायरा इज मल्टीसेलुलर, तो इनको साथ में रख दिया था। The classification did not differentiate between heterotrophic group and autotrophic green parts. Mode of nutrition is also a very important parameter. उसको भी neglect कर दिया था क्योंकि फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, फंजाई हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनको भी साथ में ग्रुप कर दिया था। इनका साथ में इसलिए ग्रुप किया था क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है, बट ये भी निग्लेक्ट करा कि सेल वॉल की कॉम्पोजिशन काफी डिफरेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी निग्लेक्ट करा, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन भी निग्लेक्ट करी। तो काफी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो है पहले के सिस्टम साथ में रख देते थे, इस वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की नीड समझ आई। When such characteristics were considered, जब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया गया, देखा कि क्या
प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर फंजाई को एक सेपरेट किंगडम ही दे दिया, किंगडम फंजाई, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअल में काफी अलग थे. All prokaryotic organisms were grouped together under Kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in Kingdom Protista. सारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे जिनके न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनको किंगडम मोनेरा में ग्रुप कर दिया. और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें से जो यूनिसेलुलर वाले थे, कुछ बाकी किंगडम से भी गए यूनिसेलुलर वाले, बट मेजरली जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो प्रोटिस्टा किंगडम में आ गए. So Kingdom Protista and Kingdom Monera both have unicellular organisms only. Monera में prokaryotic unicellular, Protista में eukaryotic unicellular. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella with Paramecium and Amoeba. अब जब Kingdom Protista बना तो जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे Chlamydomonas, Chlorella और Paramecium Amoeba, ये क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनिजम्स को जो एक्चुअल में सिमिलैरिटी रखते हैं उनको साथ ले आया. पहले जो था क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों को ही प्लांट्स के अंडर रखा था और प्लांट्स में एल्गी के अंडर रखा था, और पैरामीशियम और अमीबा को एनिमल किंगडम में रखा था क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं होती. प्रोटिस्टा किंगडम जब आया तो इन्होंने इनको साथ एक किंगडम में रख दिया क्योंकि इनमें काफी सिमिलैरिटीज थी. It has put together organisms which in earlier classifications were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. जो ऑर्गेनिजम्स पहले अलग अलग किंगडम्स में रखे थे डिस्पाइट हैविंग मेनी सिमिलैरिटीज, उनको जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने साथ में रखा. और ये इसलिए हो पाया क्योंकि पैरामीटर्स जो है क्लासिफिकेशन के, क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन का हमने चेंज कर दिया. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationships. So ये जो changes हैं classification systems में जो कि पहले ज़माने से होते आए हैं, ये नहीं कि अब वो changes रुक जाएंगे. जैसे जैसे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की वो इवॉल्व होगी, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स भी इवॉल्व होंगे. एक जो मेजर शिफ्ट हम देख रहे हैं साइंस कम्युनिटी में वो ये है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जिसको हम फाइलोजेनी कहते हैं, तो फाइलोजेनी या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे फोकस बढ़ रहा है कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कनेक्टेड है तो उनको सेम ग्रुप में डिवाइड करना, बिकॉज ये देखा जा रहा है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज को दिखाते हैं. तो ऐसे जैसे जैसे ज़्यादा चेंजेस आते रहेंगे वैसे वैसे हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इवॉल्व होते रहेगा. एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज नॉट द एंड. In this chapter, we'll study characteristics of kingdom Monera, Protista, and fungi of the Whittaker system of classification. The kingdoms Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdoms, will be dealt separately in chapters 3 and 4. इस चैप्टर में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को डिटेल में पढ़ेंगे. जो प्लांट और एनिमल किंगडम्स हैं उनके लिए सेपरेट चैप्टर्स प्रेजेंट है.